जय हिंद। एयर इंडिया AI-171 जो कि गुजरात के अहमदाबाद से उड़ करके जाने वाला था गैटविक लंदन के लिए, ये प्लेन उड़ने के 5 मिनट के बाद ही क्रैश हो गया, जिसमें मौजूद जितने भी सवार थे, कुछ एक को छोड़ दें जो कि अभी हॉस्पिटल में बुरी तरह से जख्मी हैं, एडमिट हैं, उनको यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो यात्री थे, क्रू मेंबर थे या फिर पैसेंजर थे, उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, इंडिया में इतना बड़ा विमान हादसा अब तक नहीं हुआ था, कभी भी इतने बड़े स्तर पे विमान हादसा आज तक नहीं हुआ था। इसमें हमने अपने देश के कई युवा साइंटिस्ट को खो दिए होंगे, कई ऐसे यहाँ पे मिनिस्टर होंगे, कई इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, कई यहाँ पे बड़े बड़े रिसर्चर, स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, कई ऐसे अलग अलग फील्ड और प्रोफेशंस के लोग थे, इसमें सवार थे, जिनको हमने खो दिया है। आइए इस घटना के बारे में थोड़ा हम लोग विस्तार से डिटेल में समझते हैं, साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी इसको हम लोग एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में जानिए। ये जो प्लेन था जो क्रैश कर गया, ये 12 जून के दोपहर में क्रैश हुआ। इसका एयर इंडिया AI-171 इसका फ्लाइट नंबर था, जो कि अहमदाबाद से उड़ करके गैटविक लंदन के लिए जाने वाला था। इसने उड़ान जो भरी थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, और उड़ान भरने के जस्ट 5 मिनट के बाद ही ये अपने एयरपोर्ट से जस्ट 5 मिनट की दूरी पर ये क्रैश कर गया। यदि आप इसको देखना चाहें मैप में, तो कुछ इस तरह से जो इंडिया आपको दिख रहा है, इंडिया से निकल करके यहाँ से उड़ने वाला था और उड़ करके ये यहाँ गैटविक, यूनाइटेड किंगडम, लंदन, वहाँ के लिए जाने वाला था। इसलिए इसमें जो फ्यूल था, यानी कि फुल कैपेसिटी पे सारा फ्यूल भरा गया था, और इसी की वजह से ये जो घटना है वो काफ़ी ज़्यादा दुर्दांत हो गई। इसमें कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया। क्या घटना, क्योंकि इसमें जो फ्यूल था, फ्यूल फुल कैपेसिटी पे था, और जस्ट उड़ने के तुरंत बाद ही, क्योंकि अभी फ्यूल कंजप्शन हुआ ही नहीं था, सारा फ्यूल अचानक से क्रैश होने की वजह से वहाँ पे सारा जो फ्यूल था वो बर्न हुआ, और उसके जलने की वजह से जो भी लोग उसमें मौजूद थे उनकी जो मृत्यु है वो हो गई। यदि ऐसा नहीं है कि प्लेन क्रैशेस नहीं होते हैं, प्लेन क्रैशेस होते हैं, और ऐसे में कई बार हमने देखा है, कई बार ये देखा गया है कि जो प्लेन क्रैश होता है उसको अक्सर जो पायलट होते हैं वो अपनी सूझबूझ से किसी न किसी ऐसे साइट पे लैंड करा देते हैं, कभी किसी खुले खेत में लैंड करा देते हैं, या पानी के ऊपर कई बार क्रैश लैंडिंग कराई जाती है, और ऐसे में जो यात्री होते हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है, उनकी जो जान है वो बचा ली जाती है। बट यहाँ पे ये इसलिए नहीं हो पाया संभव क्योंकि जो प्लेन था उसमें ऑलरेडी जो फ्यूल था वो फुल कैपेसिटी में था, और उड़ान भरने के तुरंत बाद जब तक चीज़ें किसी को, ऐसा होता है कि जब उड़ान भर चुका है, प्लेन हवा में है, कुछ गड़बड़ी हुई तो समझ में आता है, पायलट के पास समय होता है कुछ डिसीजंस लेने के लिए। यहाँ पे उड़ान भरने के जस्ट 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, उसमें ही ये चीज़ क्रैश हो गई, तो यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया कि हुआ क्या है। ठीक है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो भी बहुत चक्के थे कि ये हुआ क्या है। जस्ट उड़ने के तुरंत बाद ही ऐसे कई विजुअल्स निकल करके आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो आप देखोगे कि उड़ने के तुरंत बाद ही किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। हालांकि जब ब्लैक बॉक्स इसका मिलेगा, वहां पे जब सारी चीजों को रिकवर किया जाएगा, सारा डाटा, फ्लाइट डाटा आएगा, तब चीजें और भी स्पष्ट होंगी कि क्या कारण थे फेलियर होने के, क्या इंजन फेल हुआ था, या वेदर में कोई इशू था, या पायलट की कोई गलती थी, या सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम थी। ये सारी चीजें निकल करके आएंगी तब जब इसका ब्लैक बॉक्स मिलेगा, क्योंकि उसमें सारा जो रिकॉर्ड होता है फ्लाइट का, डाटा का, चाहे वो कैप्टन की बात करने का, जब हम जो कैप्टन होता है वो बात करता है एयर कंट्रोल से, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, तो वो सारा डाटा जो है ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्डेड होता है, और जब वो ब्लैक बॉक्स मिलेगा उसके बाद ही सारी जो ऑफिशियल चीजें हैं वो सामने निकल करके आएंगी। यहाँ पे बात करेंगे यदि कैजुअलिटीज की, तो आप देखोगे कि इसमें इंडियंस के साथ साथ ब्रिटिशर्स और पोर्तुगीज और कैनेडियन मूल के भी निवासी थे जो लोग सफ़र कर रहे थे, और ये लोग लंदन जाने वाले थे। यहाँ से 170 के आसपास इंडियन हैं, 50 के आसपास ब्रिटिशर्स हैं, 7 पोर्तुगीज और 1 कैनेडियन यहाँ पे यात्री आपको दिखाई देगा। इसके साथ साथ जो एडिशनल डेथ्स हैं, वो ये प्लेन जहाँ पे क्रैश हुआ वो एक हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल के ऊपर ये एरोप्लेन क्रैश हुआ है, और वो एक मेस था, यानी भोजनालय था, जहाँ पे लोग बैठ करके भोजन करते हैं, और उसकी वजह से जो लोग वहाँ भोजन कर रहे थे उनके ऊपर ये चीज़ क्रैश कर गई। उसके भी विजुअल्स निकल करके आ रहे हैं कि जान बचाने के लिए लोगों ने 4थे माले से 5वें माले से जंप लगा दी, क्योंकि वो बिल्डिंग 4-5 माले की थी जिसपे क्रैश हुआ था, और वहाँ से लोगों ने जंप कर दिया अपनी जान बचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं इस समय। इसके अलावा जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सेस हैं, आप देखोगे कि जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों या अमित शाह जी हों, होम मिनिस्टर, या फिर चाहे सिविल एविएशन मिनिस्टर, इन सब ने इस बात को तुरंत ध्यान में रखा, तुरंत वहाँ पर निकले उस चीज़ को विजिट करने के लिए जो ये दुर्घटना हुई है, दुर्घटना स्थल पे पहुँचे, और साथ ही साथ जो हमारे जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं उनके परिवारों के लिए जो भी किया जा सकता है इस मुश्किल घड़ी में, वो सारी चीज़ों को उन लोगों ने ध्यान में रखा है, और सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं। चाहे वहाँ पे जो कैजुअलिटी हुई है या फिर जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल पहुँचाना, जो डिजास्टर हुआ है उसको मैनेज करने का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। लोकल लेवल पे जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, या फिर जो आग लगी थी उसको बुझाने का कार्यक्रम हो, या फिर जो
जांच के लिए जो वहाँ पे सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं, जो फोरेंसिक आइडेंटिफिकेशन होता है, उन सब के लिए जो डॉक्टर्स की टीम है, इन सबको वहाँ पे भेज दिया गया है और वो सारी चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं। उन सारे डाटा को, चाहे वहाँ पे जितने भी फोरेंसिक एविडेंसेस हैं, उन सबको कलेक्ट करके वो सब लेकर के जाने का कार्य चालू हो चुका है। इसके साथ ही साथ जो ब्लैक बॉक्स की सर्चिंग का काम है वो भी वहाँ पे चल रहा है, ताकि जो एक्चुअल इवेंट हुआ है जिसकी वजह से ये घटना हुई है उसको जानने का जो प्रयास होगा वो चल रहा है। ठीक है, बात करेंगे यदि प्रत्यक्षदर्शियों की, जिन लोगों ने ये देखा वो वाकई दहशत में है, क्योंकि ऐसा घटना कभी हुआ ही नहीं है। भारत में ये अब तक का सबसे बड़ा विमान दुर्घटना है और इतने बड़े स्तर पे आज तक कभी भी लोगों की जान नहीं गई। ऐसा नहीं है कि पहले क्रैशेस लैंडिंग नहीं हुई है या फिर पहले विमान दुर्घटनाएं नहीं हुई हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पे आज तक कोई भी ऐसी भारत के अंदर विमान दुर्घटना हुई नहीं थी। जो आई विटनेस लोग हैं उन लोगों ने बताया कि कैसे जो हवाई जहाज था उड़ने के तुरंत बाद ही उसने शायद अपना बैलेंस ही खो दिया। वो टेक ऑफ जैसे ही उसने किया उसके बाद वो उसको ऊपर जाना चाहिए, वो हाइट ले ही नहीं पा रहा है। शायद इंजन की पावर्स फेल हो गई थी या फिर कुछ हो गया था, लेकिन जो इंजन हैं वो बुरी तरह से फेल हो गए और विमान ने पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हम लोगों को देखने को मिली है। ठीक है, वहीं पे जो क्रैश एरिया है जहाँ पे ये इम्पैक्ट हुआ वो एक हॉस्पिटल था, जैसा मैंने बताया हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल का साइट था। वहाँ पे एक मेस था जिसमें लोग भोजन करते हैं, भोजनालय था, उसके ऊपर ये जो प्लेन है वो क्रैश किया था। ठीक है, इमरजेंसी के लिए जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, स्टेट जो डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस हैं, उन सबको और फायर डिपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल के जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इन सबको वहाँ पे बुला लिया गया। फॉरेंसिक की टीम सबको वहाँ पे पहुंच चुका है और इन सभी चीज़ों को वो लोग बारीकी से मुआयना कर रहे हैं, सभी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। बात करेंगे यदि हम लोग पॉसिबल जो कारण हो सकते हैं कि ऐसी क्या हो सकता है कि ये दुर्घटना किस कारणों से हो सकती है, तो कई सारे यहाँ पे कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो टेक्निकल माल फंक्शन है उसकी बात की जा रही है। देखिए जो बोइंग है, ये जो एयर इंडिया का जो ये फ्लाइट थी, इसको बनाने वाली जो कंपनी थी वो बोइंग है। ठीक है, और बोइंग का रिकॉर्ड पिछले कुछ दशकों में बहुत ही ज़्यादा खराब रहा है अपनी फ्लाइट्स को लेकर के। इससे पहले आपको याद होगा कि कोझिकोडे में एक दुर्घटना घटी थी, और इससे पहले मतलब ये इंडिया की बात कर रहे हैं, केरला के कोझिकोडे में एक टेबल टॉप रनवे पे दुर्घटना घटी थी। इससे पहले भी बोइंग के जो विमान है वो उनका जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी खराब रहा है। उसके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इसकी जो टेस्टिंग होती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है, इसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि लूप होल्स हैं, और उन्हीं लूप होल्स की वजह से ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें इन लूप होल्स का बहुत बड़ा हाथ है। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो इतनी आसानी से कैसे मिल जा रही है। ये जो एयरप्लेन या फिर कोई ऐसी चीज है जो एक लाइफ सेविंग चीज है। ठीक है, इसमें यदि छोटी सी भी कोई गलती हुई तो उसकी वजह से कई लोगों की जान जा सकती है, जैसा कि हम लोगों को इस केस में देखने को मिला। तो ये बहुत ही सेंसिटिव चीज है, और इन सभी चीजों में सिक्योरिटी क्लियरेंस बड़ी आसानी से यदि लेना होता है कंपनी को, तो उसके लिए, क्योंकि इसको पास करने के लिए, सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आपको बहुत ज्यादा इंडेवर करना पड़ेगा। कोई भी आपके फ्लाइट के अंदर कोई भी छोटा सा भी माइन्यूट सा भी एरर है तो उसको आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस से नहीं पास होने दिया जाएगा। और ऐसे में कंपनियां जो होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, चूंकि उनको अपना प्रॉफिट चाहिए, उनको प्रॉफिट मार्जिन अपना दिखाई दे रहा है, तो वो क्या करते हैं कि कई बार सिक्योरिटी जो क्लियरेंस है उनको लूप होल्स के थ्रू मतलब क्रॉस ओवर करने की बात करते हैं, उनको सरपास कर देना है, स्किप कर देते हैं, और उसकी वजह से ही हम लोगों को इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही एक और समझ में आ रही है बात कि हो सकता है कि कोई चिड़िया है वो स्ट्राइक कर गई हो, क्योंकि ये एक रिहायशी इलाका है और उसके आसपास हम लोगों को अर्बन एरिया भी देखने को मिलता हो सकता है कि कोई वहाँ पे चिड़िया हो जो उसके जो पंखे हैं उससे, या फिर जो फ्लाइट का जो इंजन होता है उससे हो सकता है टकरा गई, और ये भी एक पॉसिबल रीजन सामने निकल के आ रहा है। पायलट की भी गलती हो सकती है। ये सारी चीजें हम लोगों को तब समझ में आएगी जब ब्लैक बॉक्स वहां से रिकवर हो जाएगा। ब्लैक बॉक्स के अंदर जो भी डिटेल्स हैं वो जब सामने निकल करके आएंगी तब हम लोग को इसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी सामने आएगी। वेदर रिलेटेड इशू भी आ सकते हैं, हो सकता है कि वेदर में कुछ इशू रहा, हालांकि ऐसा देखने में मतलब प्रत्यक्ष रूप से बाहर से देखने में तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि वेदर में या फिर फॉग था या फिर बारिश हो रही थी या फिर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है वेदर में कुछ गड़बड़ी रही हो, नहीं रही हो, ये सारी चीजें ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद ही समझ में आएगी। और एयर ट्रैफिक कम्युनिकेशन, ये भी हो सकता है कि इसमें भी कोई इशू रहा हो जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटी है। इस टॉपिक को आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी समझना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा हादसा जो कि अब तक हुआ नहीं था, यदि कोई ऐसा हादसा होता है तो इसको आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी समझना चाहिए, उसको एनालिसिस करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फ्लाइट है ये किस तरह की दुर्घटना है। ये बेसिकली मैन मेड डिजास्टर के अंदर आएगा, जिसमें एविएशन एक्सीडेंट है। ठीक है, और इम्पैक्टेड एरिया जो है इसका अर्बन रेसिडेंशियल था, यानी कि जो बाजार है, जो शहरीकरण है, उस शहर के आसपास ये जो एरिया है वो इम्पैक्ट हुआ है। और इंस्टीट्यूशनल यानी कि हॉस्टल्स, ऑफिसेस और यहाँ पे हॉस्पिटल भी एक था, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे इम्पैक्टेड एरिया के अंदर आती हैं। इसका जो हम लोगों को इससे जो लड़ने के लिए तैयारी करनी होती है, इसमें सबसे पहले तो आपको इमरजेंसी ड्रिल्स जो होती हैं एयरपोर्ट से, उनमें पार्टिसिपेट करना होता है। साथ ही साथ जो
कम्युनिटीज होती हैं, एयरपोर्ट के आसपास जो लोग बसे होते हैं, उनके अंदर जो बेसिक सिविल सेंस होता है, जो अवेयरनेस है स्पेशली जो फ्लाइट्स को लेकर के या फिर एयरवेज को लेकर के, उनको डेवलप कराना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रिपेयर्डनेस का पार्ट हो सकता है। यदि लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाए तो ऐसी दुर्घटनाओं में जो जान माल की क्षति है वो कम की जा सकती है। साथ ही साथ इसके मिटिगेशन के भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यदि स्ट्रक्चरल प्लानिंग हो एयरपोर्ट के अराउंड में, एयरपोर्ट के चारों तरफ, यानी कि यदि कोई एयरपोर्ट बन रहा है तो उसके आसपास ढेर सारा आपको कोई सेंचुरी ना हो, बर्ड सेंचुरी ना हो, क्योंकि यदि बर्ड सेंचुरी होगी तो वहाँ से पक्षियों का उड़ना जाना लगा रहेगा, वो पाथ होगा चिड़िया के लिए भी, चिड़िया उड़ेंगी तो उसमें यदि प्लेन जा रहा है तो प्लेन से क्रैश हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जब भी कोई एयरपोर्ट को बनाया जाता है, ताकि उसके आसपास कोई भी ऐसी दुर्घटना होने की संभावना कम से कम हो सके। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस है उसको भी यहाँ पे इन्हांस करने की बात हो रही है कि यदि एयरक्राफ्ट है तो उसको समय समय पे चेक करना चाहिए, उसको समय समय पे उसकी सारी जो सिक्योरिटी है उसकी रीचेकिंग होनी चाहिए, सारे चेकलिस्ट को एक बार पूरा जो है सारे चेकलिस्ट को एक बार कंप्लीटली गो थ्रू करना चाहिए कि सारे जो पैरामीटर्स हैं उस पर ये एयरक्राफ्ट जो है वो अच्छे से फंक्शन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जब बात आती है ऐसे दुर्घटनाओं से बचने की। तो इसके रिस्पांस में आप समझ सकते हो कि जो भी एनडीआरएफ की टीम होती है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस, या फिर एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस, इन सबको जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो तुरंत इन सब में लगाया जाता है ताकि कम से कम जान माल की क्षति हो सके। साथ ही साथ जो इमरजेंसी हेल्थ केयर रिस्पांस है कि जो भी हेल्थ हो सकता है वहाँ पे कोई बहुत बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, तो ऐसे में इमरजेंसी हेल्थ केयर को सेटअप करने की जो बात होती है वो तुरंत यहाँ पे होना चाहिए ताकि जो भी दुर्घटना हुई है उससे कम से कम जान माल की क्षति हो सके। रिकवरी के लिए यहाँ पे फॉरेंसिक जो टीम है उसको भेजा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, और कंपनसेशन और रिहेबिलिटेशन का जो प्रोग्राम है उसको भी यहाँ पे कराया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस इंसिडेंट, और यहाँ पे क्या हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं, डिजास्टर से रिलेटेड कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे बात करी। इसके साथ साथ कुछ लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स भी हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है, कैसे डिजास्टर को मैनेज करना चाहिए, इसके लिए जो एक्ट बना हुआ है, अलग अलग जो डिजास्टर्स होते हैं यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है। ये सारे कोऑर्डिनेशन में मिलकर के एक साथ कोई भी जब हादसा होता है तो ऐसे हादसे में एक साथ मिलकर के ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेशन है, ये काम करती हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे कम से कम जो कैजुअलिटी हैं उनको रोकने का प्रयास करती हैं, उनको रिड्यूस करने का प्रयास करती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ डीजीसीए की जो गाइडलाइंस हैं, एयरक्राफ्ट एविएशन ऑफ एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स, इसके जो रूल्स हैं उनको भी यहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। एयरपोर्ट इमरजेंसी प्लान और सिविल एविएशन इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को यहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो कि इन सभी इंक्वायरीज को लीड करती है, चाहे वो इसके अंदर ब्लैक बॉक्स की जानकारी को निकालना हो, उसको रीड करना हो, उसको समझना हो, ये सारी चीज़ों को कौन करता है? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। यहीं पे कुछ लेसन्स और पॉलिसी टेकअवेज जो हमें समझना चाहिए कि जो अर्बन जोनिंग है एयरपोर्ट के अराउंड वो किस तरह की होनी चाहिए, कि यदि कोई भी दुर्घटना ऐसी होती है भविष्य में तो कम से कम क्षति हो सके, चाहे वो पैसेंजर्स हो या फिर जो बाहर आपको देखने को मिलेंगे जो नीचे निवासी हो, इनहेबिटेंट्स हो उस लोकल एरिया के। इसके साथ ही साथ हमने बात करी कि जो ऑडिट्स हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के उसको समय समय पर कंप्लीट करना चाहिए, और साथ ही साथ इंटर एजेंसी जो डिजास्टर रिस्पॉन्स ड्रिल्स हैं इनको भी कंडक्ट कराते रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया जो भी ये दुर्घटना घटी है इसके बारे में। मिलेंगे किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।